दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है कंगन। अरे, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है रुचि? कमरे के फर्श पर फैले सामान को देखकर सुधा ने पूछा। माँ, राजेश ने जो हीरे का कंगन दिया था शादी की वर्षगांठ पर, वह नहीं मिल रहा। सारा सामान निकाल कर देख लिया, पता नहीं कहाँ है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, कहीं खो तो नहीं गया? यहीं अलमारी में रखा रहता था, बाकी सब चीज़ें हैं, बस वही नहीं है। राजेश को बहुत बुरा लगेगा और नुकसान हो जाएगा सो अलग। रुचि ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जाएगा कहाँ, घर में ही होगा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। कहीं रख कर भूल गई होंगी, मिल जाएगा, इतना परेशान मत हो। सुधा ने रुचि की परेशानी थोड़ी कम करने के लिए कहा। अब वह भी परेशान हो रही थी, लेकिन सोच में पड़ गई कि रुचि के कमरे में कभी भी कोई बाहर वाला नहीं जाता था और कोरोना की वजह से आजकल सफाई वाली भी नहीं आ रही थी, और रुचि इतनी लापरवाह भी नहीं थी कि इतनी महंगी चीज़ कहीं भी रख दे। तो वह भी सोच में पड़ गई कि आखिर कंगन गया कहाँ और वो कहाँ जा सकता है। यही सोच सोच कर वह परेशान हो रही थी। यूँ तो सुधा और रुचि दोनों सास बहू थी, लेकिन आपस में बंधन बिल्कुल माँ और बेटी जैसा था। सुधा का एक ही बेटा था, राजेश, जो आईआईटी से बीटेक करके अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीईओ था। अब राजेश 5 साल का था तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था, क्योंकि उसके पिता के अपने ही कार्यालय की एक महिला से संबंध थे। सुधा ने तब से अकेले ही राजेश की परवरिश की थी। उसने राजेश को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाया। राजेश पढ़ाई में होशियार था, सो उसका चयन आईआईटी में हो गया था। वहीं कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया था और 15 साल बाद वह एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सीईओ बन गया था। इसी बीच सुधा ने उसके लिए रुचि को पसंद कर 2 साल पहले दोनों की शादी करवा दी थी। उसने सोचा कि अब एक बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। रुचि भी सुधा को माँ की तरह ही मानती थी। दोनों को देखकर लोग अक्सर उन्हें माँ बेटी ही समझते थे। शाम को जब राजेश अपने दफ्तर से लौटा तो रुचि ने उससे पूछा कि कहीं उसने कंगन कहीं रख तो नहीं दिया, लेकिन राजेश ने भी कहा कि उसे कंगन के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो रुचि की सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर राजेश ने उसे गले लगाकर कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मिल जाएगा कंगन, और ना भी मिला तो कोई बात नहीं, तुम पर ऐसे कई कंगन कुर्बान। चलो रोना बंद करो और अपने हाथ की बढ़िया सी चाय पिलाओ। रुचि मुंह धोकर चाय बना तो लाई, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था। उसे कंगन का बहुत अफसोस हो रहा था। राजेश ने उसे बताया कि उसके ऑफिस के कुछ साथी अगले दिन रात के खाने पर आने वाले हैं। उसने कहा, तुम माँ के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेना। रोज़ तुम्हारे हाथ के बने टिफ़िन की तारीफ़ करते हैं, सो मैंने उन्हें घर पर ही बुला लिया। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, रुचि ने कहा। तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? रुचि को वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक़ था और राजेश को खाने का। वह रोज़ नई नई रेसिपी बनाकर राजेश को खिलाती। वह भी उसके खाने की खूब तारीफ़ करता था। अगले दिन रुचि ने सारा घर साफ़ किया और बढ़िया सजावट करके रसोई में जुट गई। वह जानती थी क्योंकि राजेश के दफ्तर के साथ आ रहे थे, तो यह उसके मान सम्मान का प्रश्न था। उसने शाम तक बढ़िया स्नैक्स, सूप, मेन कोर्स के लिए दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, स्टफ्ड टमाटर और दही भिंडी और मीठे में फ्रूट क्रीम बनाई, और फिर वह खुद तैयार होने के लिए चली गई। आखिर उसे भी तो सीईओ की पत्नी जैसा लगना था। अभी वह कपड़ों की अलमारी खोल कर सोच ही रही थी कि क्या पहने, तभी सुधा ने आकर कहा, सूट या साड़ी मत पहन लेना, कोई राजेश की पसंद की ड्रेस निकाल कर पहन लो तो उसे अच्छा लगेगा। रुचि खुश हो गई और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में राजेश के साथ उसके मित्र कनक और उसके 4 दोस्त आ गए। रुचि ने सभी का स्वागत किया और सबको बैठाकर सूप और स्नैक्स लेने
रसोई घर में चली गई। इसी बीच सुधा एक बार सबसे मिलकर अपने कमरे में चली गई। राजेश माँ को बुलाने गया तो सुधा ने कहा, तुम बच्चे आराम से मौज करो, मैं यहीं आराम करूँगी, मेरा खाना यहीं भिजवा देना। घर की साज सज्जा देखकर और रुचि के हाथ का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। राजेश भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि तभी रुचि की निगाह कनक के कंगन पर गई। अब उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वह पहचान गई कि यह वही कंगन है जिसे वह ढूंढ रही थी, लेकिन वह कनक के पास कैसे? तभी उसके दिमाग ने कहा, राजेश के अलावा कौन दे सकता है? पर फिर उसके दिल ने कहा कि नहीं, राजेश मुझे धोखा नहीं दे सकता। एक बार फिर उसके दिमाग ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, सबूत तुम्हारे सामने है और तुम नकार रही हो। फिर भी रुचि ने सोचा कि बिना पूरी छानबीन के वह राजेश से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि इसी समय घर छोड़कर और चली जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कनक के साथ बैठकर उससे बातें करने लगी। उसने उससे कई बातें पूछी जिनसे उसे पता चला कि वह एक गरीब घर की महत्वाकांक्षी लड़की है। अब वह कनक को कुछ कुछ समझ रही थी। इसी बीच मौका पाकर वह सारी बातें अपनी सास को बता आई। सुधा 1 मिनट के लिए फिर अंदर से आकर सबके साथ बैठ गई और कनक को देखती रही। वे मान रही थी कि पूरी गलती उनके बेटे की ही है, लेकिन उनका अनुभव कह रहा था कि लड़की भी कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा, जब अपना सिक्का ही खोटा है तो दूसरे को क्या दोष देना। वह ये सब सोच ही रही थी कि सब लोग जाने लगे। रुचि राजेश से सबको दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहकर सुधा को एक कोने में ले गई और उनसे बोली, माँ जी, अभी आप राजेश से कुछ मत कहना, मैं इस लड़की के बारे में कुछ और भी पता करना चाहती हूँ, तब तक हम घर में हमेशा की तरह शांत रहेंगे। सुधा ने रुचि के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे की गलती है और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। कहकर सुधा सोने के लिए अपने कमरे में चली गई, मगर उनकी आंखों में नींद कहाँ। उन्हें लगा जैसे एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो राजेश के पिता ने उनके साथ किया, वही राजेश रुचि के साथ करने जा रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आखिर वह अपने बाप की ही तो औलाद निकला। उनका मन लगातार राजेश के प्रति गुस्से से भरा रहा था। दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि रुचि क्या करेगी। इतनी अच्छी लड़की राजेश को और इस घर को कभी नहीं मिलेगी। इसी ऊहापोह में उसकी आंखें लग गई। सुबह राजेश नाश्ता करते हुए रुचि से कह रहा था, कल तो तुमने मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। सब मेरी बीवी को देखकर जल फूक गए थे। मैं बहुत खुश हूँ कि माँ ने मेरी शादी तुमसे करवाई। यह सब सुनकर सुधा का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक नज़र रुचि की तरफ देखा तो उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुधा चुप बैठी नाश्ता करती रही और फिर सिर दर्द का बहाना बनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राजेश भी दफ्तर चला गया। अब रुचि जाकर अपनी सास के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर रखकर खूब रोई। रात से सुबह तक का वक्त उसने कैसे काटा यह वही जानती थी। बार बार उसकी इच्छा हो रही थी कि वह राजेश का कॉलर पकड़कर उससे पूछे कि उसने यह सब क्यों किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी लड़की की ओर देखने की, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह चुप रहने का फैसला उसका अपना ही था। सुधा भी रोती हुई बहू को कोई दिलासा न दे सकी, बस उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रही और बोली कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। जब रो कर रुचि का मन हल्का हो गया तब सुधा ने उससे पूछा, बेटा अब तुमने क्या करने का सोचा है? उसने राजेश से कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर रुचि बोली, मेरी माँ हमेशा कहती है कि और एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। मैं उनकी बात को आजमा कर देखना चाहती हूँ। मैं कोई भी फैसला सोच समझकर ठंडे दिमाग से करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक जासूस को
हायर किया है। मैंने उनसे बात की है। मैं पहले राजेश और कनक के बीच के संबंधों की गंभीरता जानना चाहती हूँ, और ये भी कि कनक कैसी लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चला रही है। अब राजेश को वापस लाने का कोई रास्ता है तो मैं उस पर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया है। उसके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा है। उसकी बातें सुनकर सुधा का दिल उसके लिए असीम स्नेह और सम्मान से भर गया, और उसने फिर रुचि को गले लगाकर कहा, बेवकूफ़ है मेरा बेटा जो हीरे जैसी पत्नी छोड़कर किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है, और मैं हमेशा ठीक उसी तरह तुम्हारा साथ दूंगी जैसे मुसीबत में अपने बेटी का देती। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। सुधा रुचि के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी माँ उसके साथ रहती। चौथे दिन राजेश के ऑफिस जाने के बाद वह जासूस रुचि से मिलने आया और उसे कुछ चित्रों के साथ कनक के बारे में सारी जानकारी दे गया। उसने ध्यान से वे सारे कागज़ देखे और एक प्लान बनाया। उसने सुधा को भी उसमें शामिल कर लिया। रुचि जानती थी कि राजेश की कंपनी में सबकी तनख्वाह के खाते एक्सिस बैंक में हैं, सो उसने एक नए नंबर से एक्सिस बैंक कर्मचारी बनकर कनक का फ़ोन लगाया और उससे कहा कि लकी ड्रॉ में उसका एक लंच का कूपन निकला है 2 महिलाओं के लिए, और अगर वह आना चाहती है तो बैंक ताज होटल में उसके लिए जगह आरक्षित करेगा। ताज का नाम सुनकर कनक फंस गई और उसने हाँ कह दिया। रुचि ने अगले दिन के लिए 2 टेबल बुक करवाई और सबसे पहले ताज पहुंच गई। कनक भी शर्त के अनुसार अपनी एक सहेली को लेकर पहुंच गई। इधर सुधा जी राजेश को लंच ताज में करने के लिए कहकर ले गई कि रुचि बाहर गई है सहेलियों के साथ और मैं बोर हो रही हूँ। राजेश की उनकी बात अजीब तो लगी, लेकिन माँ ने कहा है यह सोचकर उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जैसे ही रुचि ने देखा कि सब आ गए हैं, उसने सुधा को फ़ोन मिलाया और खुद जाकर कनक के बराबर बैठ गई। उसने सुधा को पहले ही समझा दिया था कि फ़ोन का स्पीकर चलाकर सारी बातें राजेश को सुनवा दे। यूँ अचानक रुचि को देखकर कनक बुरी तरह चौंक गई। वह कुछ बोलने को ही थी कि उसने चित्र उसके सामने रख दिए। उन्हें देखकर तो कनक जड़ हो गई। अब उसने कुछ बोलते नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोली कि आपके पास ये फ़ोटोज़ कैसे? रुचि ने जवाब में कहा कि तुम मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की है। कुछ तो मुझे भी करना ही था, तो मैंने तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवा लिया। यही नहीं, तुम्हारे घर का पता भी। सोच रही हूँ यह सब तस्वीरें तुम्हारे माता पिता को भेज दूँ, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि शहर में उनकी लड़की कितनी मेहनत कर रही है, कितनी मेहनत से राजेश को फंसाकर उनके पैसे से अपने महंगे महंगे शौक़ पूरे कर रही है। अब तो कनक की हालत और भी ख़राब हो गई। उसने लड़खड़ाती ज़बान से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे माँ बाप शर्म से मर जाएंगे। मैं ये नौकरी छोड़ दूँगी और आप लोगों को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं आपके पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वह तो मेरे महंगे शौक़ पूरे कर रहा था इसलिए। इससे ज़्यादा राजेश सुन न सका और उठकर उनकी मेज़ पर आकर खड़ा हो गया। उसकी निगाह उन तस्वीरों पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने पश्चाताप दोनों के एक साथ दिखाई दिए। उसने देखा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है, तो उसने कनक को सिर्फ वहाँ से चले जाने का इशारा किया, लेकिन रुचि ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उससे कहा, मेरी एक और चीज़ तुम्हारे पास है। अब रुचि की निगाह उसके हाथ में पड़े हुए कंगन पर पड़ी, तो उसने खुद ब खुद कनक ने जल्दी से वो कंगन उतार कर उसे वापस किया और वहाँ से निकल गई। राजेश ने सुधा और रुचि दोनों से माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वचन दिया। वह सचमुच बेहद शर्मिंदा था। औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है अपने परिवार के लिए, और यही देखकर राजेश रास्ते पर आ गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।